प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ESR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इतिहास के विभिन्न चरणों के बारे में। इतिहास को जो कई खंडों में बांटकर विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। तो मित्रों, क्लास को शुरू होने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों तक हमारा क्लास पहुंच सके। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, TGT PGT क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण। तो जानेंगे इतिहास के विभिन्न चरण हैं। तो मित्रों, विभिन्न चरणों में बांटा गया, 3 चरणों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटकर भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो कहने का तात्पर्य है, प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहते हैं, उस समय का कहा जाता है जिस समय हम किन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उस काल व समय का अध्ययन करते हैं। जिस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जिस समय कोई लिखित चीज़ें प्राप्त हैं और साक्ष्यों के आधार पर भी उसे अध्ययन किया जाता है, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में लिखे गए साक्ष्य को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। जो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित सिंधु घाटी की सभ्यता माना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है कि जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं उसे पढ़ा भी जा सका है और साक्ष्यों के आधार पर भी उस समय के बारे में ज्ञात किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरीके से 3 भाग में हम जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल के पहले पूर्व प्रागैतिहासिक काल को जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख से लेकर 9000 ईस्वी पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल का जो समय है 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक का समय है। और नव पाषाण काल का जो समय है वो 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक है। कहने का तात्पर्य है कि 3 खंडों में बांटकर प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पर नव पाषाण काल का समय खत्म होता है, वहीं से आदि ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का समय मान लिया जाता है। तो मित्रों, आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किस प्रकार से बांटकर अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका 2350 जहाँ पर 2500 ईस्वी पूर्व में समाप्त होता है। प्रागैतिहासिक काल वहीं से प्रारंभ होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है 2350 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक माना गया है, ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और वैदिक सभ्यता जो है 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक माना गया है, 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग 6 स्थल के बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोग को मालूम है कि जिसमें से 2 प्रमुख, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 स्थल जो है प्रमुख थे। 2 स्थल में नगरीय सभ्यता कहा गया है, जो राजधानी के रूप में डेवलप था, विकसित था। तो जानेंगे, हम विस्तृत अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसका समय 1500 से 600 ईस्वी तक रहा। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और उत्तर वैदिक काल, अर्थात उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक माना गया है। तो अर्थात वैदिक काल को भी, वैदिक सभ्यता को भी 2 खंडों में बांटकर विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब हम जानेंगे कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो है दृष्टिकोण से। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक काल को जो 3 खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, प्राचीन भारत का जो समय है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, प्राचीन भारत का समय। और मध्यकालीन भारत का जो समय है 712 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक समय माना जाता है। आधुनिक जो भारत है वो 1700 ईस्वी पूर्व से लेकर 1965 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो इसको भी कई खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो जानेंगे, सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे
पहले जानेंगे प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत को कितने खंडों में बांटकर अध्ययन किया गया है? प्राचीन भारत जिसका समय है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी पूर्व तक माना गया। इसे 1 2 3 4 5 6 खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जो प्राचीन भारत के बाद का जो समय होता है, प्रारंभ होता है महाजनपद काल। महाजनपद काल शुरू होता है। जो सारे बेसिक चीज़ें हैं इसको आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से महाजनपद काल को माना जाता है। नेक्स्ट है, दूसरा है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की स्थापना जो है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना जो है 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्य काल। मौर्य काल का जो समय है 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 313 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। गुप्त काल। गुप्त काल का जो समय है 319 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जिस समय ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में अजंता के गुफा का निर्माण किया गया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता एलोरा गुफा का जो निर्माण किया गया था, सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट का कार्य जो किया गया था, गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद हर्षवर्धन काल। राजा हर्षवर्धन, आपने नाम सुना होगा। राजा हर्षवर्धन के काल के समय का जो है स्टोरी है, कहानी है। 606 ईस्वी पूर्व से लेकर 647 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो अब जानेंगे हम लोग प्राचीन भारत के बारे में हम लोग ने जान लिया। अब मध्य भारत के बारे में जानेंगे कि मध्य भारत का जो है मध्यकालीन भारत का क्या स्थिति था। तो मध्यकालीन भारत को हम लोग जो है 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो मध्यकालीन जो भारत है उसके 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। आपका पूर्व मध्यकालीन का जो समय है 8वीं से 13वीं शताब्दी है। 8वीं से 13वीं शताब्दी है। और उत्तर मध्यकालीन भारत का जो समय है 13वीं से 18वीं शताब्दी है। 13वीं से 18वीं शताब्दी इसका समय है। तो पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में पहले जानेंगे। इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत, एक दक्षिण भारत। उत्तर, दक्षिण और दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में राजपूतों का जो है वर्चस्व था, पाल का था, प्रतिहार का था। और दक्षिण भारत में चालुकस, पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सारे राजाओं का, ये सारे जो है लोगों का वर्चस्व था। दक्षिण भारत में चेरे, पंडित, चोल, राष्ट्रकूट का प्रभाव था। अब जानेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे। 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय माना जाता है, 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय माना जाता है, उत्तर भारत में इसका प्रभाव था और दक्षिण भारत में इसका प्रभाव था और दक्षिण भारत में इसका प्रभाव था। तो उत्तर भारत में चौहानों का, पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोग ने सुना होगा। चौहानों का जो है वर्चस्व था, दिल्ली में था। दिल्ली और मुगलों का जो है मुगलों का प्रभाव था। दक्षिण भारत में विजयनगर, हामनी, बहमनी, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य आपने सुना होगा। तो वहाँ पे इनका प्रभाव था। दक्षिण भारत में यादव, ककाती, होयल्स, ये सारे लोग का प्रभाव था। अब जानेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट जानेंगे। हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भौगोलिक वेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत नाम है हरिदत्त। अर्थात कहने का तात्पर्य मित्रों, इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं, जो जनक कहे जाते हैं, हेरोडोटस के कहे जाते हैं, जो यूनानी एक इतिहासकार था, भूगोल वेत्ता था। नेक्स्ट है हेरोडोटस हिस्ट्री। तो हेरोडोटस की जो हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। तो इतिहास को जो उन्होंने लिखने का कार्य किया था, तो हेरोडोटस ने लिखने का कार्य किया था इतिहास को, भारतीय प्राचीन इतिहास को। इसीलिए इन्हें पिता कहा जाता है, इतिहास के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक पिता या फादर ऑफ हिस्टोरी की संज्ञा दी। कहने का तात्पर्य मित्रों, रोमन के दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा या फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी। नेक्स्ट है इनकी अपनी इतिहास का विषय पेलोपोनियस युद्ध को बनाया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिक। मित्रों, इतिहास के दृष्टिकोण से
भारतीय इतिहास को कई तरीके से अध्ययन किया जाता है। स्रोतों के आधार पर, साहित्यों के आधार पर, पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, इतिहास के प्रमुख शब्दावली के आधार पर। तो हम पहले जानेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे ASI कहा जाता है। ASI कहा जाता है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न स्रोतों, विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के साक्ष्यों के आधार पर, विवरण के आधार पर, इतिहास के शब्दों के आधार पर हम लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अध्ययन करते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। पहला प्रश्न हमारा है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ASI क्या है? ये पूछा जाता है कि ASI क्या है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातात्विक शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता का उत्तराधिकारी था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित किया गया, जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसर्चर्स प्रकाशित होना आरंभ हुआ था, और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना, अर्थात ये बंगाल में जो है बनाया गया, रिसर्च सेंटर बनाया गया इसका। नेक्स्ट है ASI अपना वर्तमान में 1861 में ब्रिटिश शासक के अधीन ASI अपने वर्तमान में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसर चार्ल्स जॉन कनिंघम की सहायता से स्थापित किया। चार्ल्स जॉन कनिंघम की सहायता से स्थापित किया। नेक्स्ट है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा आरंभ हुआ। नेक्स्ट है कनिंघम द्वारा आरंभ हुआ। नेक्स्ट है पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पुरातत्व विभाग के तीसरे महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी सिंधु घाटी का उत्खनन किए। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन कार्य कराया गया। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ था, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारत में विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर भारत की संस्कृति, कला, सभ्यता के बारे में पता चलता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो जानेंगे चित्रकला, मूर्तिकला के द्वारा हमें कैसे चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस रूप में हमारे बीच में है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था, जिनके साथ होशंगाबाद और भीमबेटका आदि स्थानों की कंदराओं और गुफाओं से मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, भारत में चित्रकला का इतिहास जो है अत्यंत प्राचीन है। पाषाण काल से ही मानव ने चित्रण कार्य प्रारंभ कर दिया था, जिसका साक्ष्य हमें होशंगाबाद और भीमबेटका के चित्रों से प्राप्त होते हैं, गुफाओं से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के ध्वस्त हो जाने के कारण चित्रकला के प्रमाण नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मूर्तिकला के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें एक नग्न कांस्य मूर्ति उत्कृष्ट नमूना है। कांस्य की मूर्ति जो है उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण
प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुष्ण काल से आरंभ होता है। कुष्ण काल गुप्त शासकों द्वारा उत्तरी गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सम्मान की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट है कुशलकालीन मूर्तियां व गुप्तकालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर है। कुशलकालीन मूर्तियों व गुप्तकालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर है। कुशलकालीन मूर्तियां विदेशी प्रभाव से युक्त हैं, वहीं पर गुप्तकालीन मूर्तियां स्वाभाविक रूप से पूर्णतः हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भरहुत, बोध गया, सांची और अमरावती में मिली मूर्तियां मूर्तिकला में जन सम्मान की जीवन की अति सजीव स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, भरहुत से जो प्राप्त हुए हैं, गया से जो प्राप्त हुए हैं, सांची और अमरावती से जो मिले हैं मूर्तियां विभिन्न प्रकार की, वो जन सम्मान जीवन की जो है उस सजीवता को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है चित्रों में माता और शिष्य और मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों में गुप्त काल के कलात्मक पराकाष्ठा का पूरा प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक शैली की चित्रकला में अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मानव भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है आधुनिक शैली की चित्रकला में अजंता की गुफाओं की जो चित्र प्राप्त होते हैं वो मानवीय भावनाओं के सुंदर अभिव्यक्ति प्राप्त होते हैं। स्मारक भवन के बारे में जानेंगे। स्मारक भवन क्या है? तो विभिन्न स्मारकों के माध्यम से तत्कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का बोध होता है। तो मित्रों, स्मारकों भवनों के आधार पर उस समय की स्थिति की अर्थव्यवस्था के बारे में नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, साक्ष्यों से प्राप्त होता है कि उस समय किस स्थिति में थे, विकसित थे कि डेवलप थे कि वो डेवलप नहीं थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिंध सभ्यता के संदर्भ में पता चलता है। दक्षिण भारत में आर्य मड़े नामक की खुदाई में रोम भारत के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे नेक्स्ट क्लास को प्राप्त करने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए कंटेंट आपको मिलते रहें, नए क्लास के नोटिफिकेशन या नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।